दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 10, जिसमें आज की वीडियो में हम स्थानीय स्वशासन और निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के राजनीति विज्ञान विषय के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले हम स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पंचायतों से संबंधित 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 में किए गए और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जो कि भारत के प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन है इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्यों के रूप में कुछ सांसद शामिल होते हैं और उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं पंचायती राज प्रणाली की विशेषताओं के अंतर्गत। दोस्तों पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के लक्ष्यों की पूर्ति करती है और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से विकास और प्रशासन में आम जनता की भागीदारी, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाता है और जिला परिषद में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त उस जिले के विधायक और सांसद भी पदेन सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो उत्तर है संबंधित राज्य का राज्यपाल दोस्तों जो है राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करता है। आइए देख लेते हैं, संबंधित राज्य का राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है और इसका मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? देखिए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये संबंधित है, सही है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है बल्कि पंचायतों से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, सही है। और एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, तो ये भी सही है। देखिए दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1993 है पंचायतों से नहीं बल्कि नगर पालिकाओं से संबंधित है और देखिए यहाँ पर पंचायतों से संबंधित ए, सी और डी सही हैं, बी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? देखिए पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग रही है, सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था, ये सही नहीं है। यह एक त्रिस्तरीय संरचना है, सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उनके महत्व को बढ़ाया है, तो ये भी आपका सही है। देखिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से नहीं बल्कि 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था और इसीलिए 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है और इसके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व के विषय में उपबंध किए गए हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग। तो आप जानते हैं पंचायतों का चुनाव राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर लिया जाता है और पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में शामिल किया गया है और इनके गठन और चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई और 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश वर्ष 1959 में ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित वह समिति जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति या ग्राम नगर संबंध समिति। तो सही उत्तर है बी आर मेहता समिति, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने जो दोस्तों सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद से द्वारा ये स्थापित समिति थी। इसने ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। दोस्तों देखिए, 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और 1953 में नेशनल एक्सटेंशन स्कीम शुरू हुई थी, उसके पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था और इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सीडीपी की सफलता के लिए त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की जो है अनुशंसा की थी। तो उत्तर है द्विस्तरीय। और दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में कमियों को दूर करने के लिए 1977 में 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया था और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। पहले स्तर पर मंडल पंचायत, जिसमें 15-20 गांव, और दूसरे स्तर पर जिला परिषद को शामिल किया जाना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं कुल स्थानों का 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत ये आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति किस एक कमेटी द्वारा की गई थी। ऑप्शन है एल.एम. सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या संथानम समिति। तो सही उत्तर है एल.एम. सिंघवी समिति, यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है और इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की थी और साथ ही पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी पर प्रतिबंध, ग्रामीण न्यायालयों या न्याय पंचायतों तथा पंचायती राज अधिकरण के स्थापना की भी अनुशंसा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आपके अशोक मेहता समिति, वी.के.आर.बी. राव समिति, के संथानम समिति या बी.आर. मेहता समिति। तो दोस्तों बी.के.आर.बी. राव एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे। अशोक मेहता समिति, के.एम. संथानम समिति और बी.आर. मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित हैं। देखिए, इसमें आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति जो था उसका गठन 1957 में हुआ था। डेट इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है मिलान कराने के लिए पूछता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति ठीक 20 साल बाद 1977 में, जी.वी.के. राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, पी.के. थुंगन समिति 1988 में, वी.एन. गाडगिल समिति जो है, इसके अलावा के संथानम समिति 1962 में और सादिक अली समिति 1964 में। तो ये जो है सबसे पहले इसमें बलवंत राय मेहता समिति है
उसके बाद आप देखेंगे तो के संथानम समिति है और सादिक अली समिति है, फिर जी वी के राव समिति है, एल एम सिंघवी समिति है। तो दोस्तों वी के आर बी राव समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? देखिए, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सहकारी समिति या न्याय पंचायत। तो देखिए, सहकारी समिति दोस्तों ये पंचायती राज संस्था नहीं है। सहकारी समितियां इनसे अलग होती हैं और 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान के भाग 9 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 32, 40, 45 या 51। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 40। और आप जानते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और जो है उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उनके एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के लिए जरूरी है। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के अनुच्छेद 40 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है किसको? आपको बताना है कि ग्राम सभा क्या है। तो उत्तर है दोस्तों, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल जो है उसको ही ग्राम सभा कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के खंड ख में ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार या स्थानीय सरकार। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब स्थानीय सरकार से होता है। दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत है ताकि स्थानीय विषयों में जो है स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 टियर यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या शामिल है? तो उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति में शामिल हैं। दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय राज व्यवस्था के अंतर्गत, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ब्लॉक जिला परिषद शामिल हैं तथा जिला परिषद, लेकिन कुछ राज्यों में इससे भिन्न व्यवस्था है। केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में एक स्तरीय ग्राम पंचायत, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा यहाँ पर द्विस्तरीय ग्राम पंचायत, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय ग्राम पंचायत है जिसमें ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद शामिल हैं। दोस्तों, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायतों के स्थान पर एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि चुनाव में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चुनाव में मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और नहीं बल्कि एक कानूनी एवं विधिक अधिकार है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूएएस यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का प्रावधान किया गया है, जिसका अर्थ होता है 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला प्रत्येक नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है यदि उसे किसी विधि द्वारा डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया गया है। यानी संविधान मतदान करने वाले लोगों को परिभाषित करता है, न कि उनके अधिकार को। और भारत के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में प्रदान किया गया है और मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार एक लीगल राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ऑप्शन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व या सामान्य प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों, भारत में जो आम चुनाव है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 325 में ये कहा गया है कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नियमावली होगी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है, आपको बताना है। ऑप्शन है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए दोस्तों ये। और इसमें जो ऑप्शन है, बाड़मेर राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश पश्चिम, लद्दाख जम्मू कश्मीर, और देखिए उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड पूर्व उत्तराखंड का जो संसदीय चुनाव क्षेत्र है। तो इसमें सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र लद्दाख है। हालांकि लद्दाख दोस्तों अब जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा नहीं, बल्कि लद्दाख एक अलग यूनियन टेरेटरी यानी संघ शासित प्रदेश हो गया है। और लद्दाख जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, जबकि चांदनी चौक दिल्ली सबसे छोटा है। और मतदाताओं की संख्या के आधार पर मल्काजगिरी तेलंगाना का जो चुनाव क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा है। और लक्षद्वीप मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वो होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। कहाँ पर? तो उत्तर है 4 या अधिक राज्यों में। दोस्तों, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण और उन्हें राष्ट्रीय दल अथवा राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का होता है। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ जो है प्रावधान अर्हताएं हैं। पहला है, याद कर लीजिएगा, यदि लोकसभा अथवा राज्यसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त कर ले कोई पार्टी, साथ ही एक राज्य अथवा एक से अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें मिले। यदि किसी दल को लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें मिल जाएं, या फिर किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तो ऐसे दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है? सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या लोकतंत्र? तो सही उत्तर है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोस्तों, प्रतिनिधि सरकार यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को प्रदर्शित करता है। आप जान सकते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, इस प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो जनता की ओर से विधि निर्माण और शासन व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेने का कार्य करते हैं। वर्तमान विश्व के अधिकांश देशों में यही प्रणाली अपनाई गई है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और कनाडा आदि में। अगला प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा दल विहीन दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप जानते भी हैं, ये दोस्तों 1985 में 1985 में दोस्तों ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके द्वारा दल बदल विरोध या दल बदल पर रोक लगाने का कानून पारित किया गया था। संविधान में इसके अलावा 10वीं अनुसूची जोड़कर दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के विषय में उपबंध किए गए। बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में परिवर्तन करके ये प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के न्यूनतम 2/3 सदस्य समूह बनाकर दल का विभाजन कर दें, तो इस स्थिति में वे सदस्य दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य नहीं माने जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह निश्चित करना। तो दोस्तों देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना ये जो है निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल यानी विधानसभाओं और विधान परिषदों के लिए जो चुनाव हैं उनको करवाता है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होता है वो चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो आसान सा प्रश्न है, अनुच्छेद 324। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। निर्वाचन आयोग संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए होने वाले सभी निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करता है और साथ ही सभी निर्वाचनों का अधीक्षण यानी सुपरिटेंडेंस, निर्देशन यानी डायरेक्शन और नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग का कार्य करता है।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन यानी गलत कथन कौन है? देखिए, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये आपका सही है। अनुच्छेद 325 में मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, तो ये सही नहीं है। और कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपए और विधानसभा में 28 लाख रुपए तक व्यय कर सकता है, सही है। और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो ये भी आपका सही है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 325 में मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं, बल्कि ये अनुच्छेद 326 है, जो कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा ये बदलाव किया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी, और उसके पहले ये आयु सीमा 21 वर्ष थी। दोस्तों, कथन सी सत्य है, लेकिन छोटे राज्यों के लिए चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा जो है उसको भी कम कर दिया गया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान आदि में लोकसभा चुनाव में 54 लाख रुपए, और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा इन सभी में विधानसभा चुनाव में केवल 20 लाख रुपए जो है विधानसभा में खर्च करने की अनुमति है। लेकिन बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव में 70 लाख और विधानसभा में 28 लाख रुपए तक व्यय कर सकता है कोई भी व्यक्ति। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने सॉल्व किया भारत में स्थानीय स्वशासन और निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। जो प्रश्न थोड़े कठिन लगें या अलग तरह के लगें, उनको आप अलग से अपने नोटबुक्स में या नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन करते समय आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।